हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऐश्वर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ठीक है, कि जो है जवाहरलाल नेहरू जी से जो है हमको अंतर्देशीय प्रश्नों में मतभेद नहीं है। कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण जी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। अब ये वोट वाला बात आएगा। वोट में जो है ना सबसे ज़्यादा करप्शन है राजनीति में, इसके चक्कर में। वह क्या है बता रहा हूं मैं, इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। अगर सरकार में या राजनीति में, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। एक ऐसा नेता है जो पहली इस पे बात चर्चा करने वाला पहला नेता है चुनाव के खर्चा पे। करोड़ों रुपए चुनाव पर खर्च करेंगे हैं। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप लोग इकट्ठा करेंगे हैं, अनअकाउंटेड मनी, करोड़ रुपए जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। बताइए, मतलब जो ब्लैक मार्केटियर है, जो अरे ब्लैक मार्केट आप नहीं देखिएगा, मतलब क्या बोलते हैं आप लोग अभी नहीं जानते होंगे क्या होता है। जैसे बाहर सब में जाइए ना, बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे पैसा का बिक्री होता है। क्या करता है ब्लैक मार्केटियर सब, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उसको दे देगा रखने के लिए। क्या होता है, जैसे उसको दे दिया रखने के लिए, और उससे एक चार्ज लेगा ये, हम इतना दिन के लिए रखेंगे, तुमको हम इतना पैसा लेंगे, समझे? ऐसे करता है ब्लैक मार्केटियर। तो बोल रहा है समाजवाद का नारा लाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे, जो ब्लैक मार्केटियर को रखने के लिए उससे इकट्ठा करेंगे, एकदम अनअकाउंटेड मनी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ, बरसों से चिल्ला रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। बोल रहे हैं ना भाई। देखिए, एक ऐसा आदमी जिन्होंने चुनाव के खर्चा पे बात की, इतना अच्छा बात कहा था, लेकिन इसका कोई नहीं सुनता आज तक। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? है सुनते हैं आप लोग भी? कहीं देखते हैं कि गरीब आदमी बना है? अभी तो आजकल स्थिति सुधरा भी है, लेकिन देख लीजिए भाई, एक बार नजर उठा के देख लीजिए कितना गरीब आदमी सांसद और कितना विधायक बना है। दिखा दीजिए हमको, नहीं बना है। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। पूछता है कि जयप्रकाश नारायण कैसा लोकतंत्र चाहता है? तो दल विहीन लोकतंत्र। सिर्फ एक दल हो, 10 गो दल नहीं हो, 10 गो पार्टियां नहीं हो, 50 पार्टियां नहीं हो। कितना पार्टी होना चाहिए? एक दल ही नहीं होना चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीति सिद्धांत है। सर्वोदय मतलब सबका विचार एक, सबका सिद्धांत एक। इसका क्या है? मुख्य राजनीति सिद्धांत है। और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका भी प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार को लोक लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। मतलब देखिए, मैंने माना हूं मैंने कि दल विहीन लोकतंत्र का मैंने जिक्र किया है, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें आज तक नहीं जिक्र किया। अब कुछ नहीं किया फिलहाल जिक्र इसके बारे में, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये बात कर रहा है, देखो गलत बोल रहा है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। देखिए, मार्क्सवाद क्या कहता है कि समाज, एक मिनट, कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, समाज कहाँ बढ़ेगा? साम्यवाद की ओर। वैसे वैसे स्टेट, जिसको हम राज्य कहते हैं, उसका क्या होता जाएगा? अच्छे राज्य रहेगा ही नहीं भाई। जब हम साम्यवाद हो गए, एकदम मार्क्सवादी हो गए, इसका मतलब है कि राज्य नहीं होना, न पूरे एक राष्ट्र होना, ठीक। और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। स्टेटलेस, कोई राज्य नहीं, सिर्फ एक राष्ट्र होगा। वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगा भाई, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। बताइए, जहाँ पे 10,000 राज्य है, जहाँ पे एक भी राज्य नहीं है, तो एक भी राज्य नहीं, वहां पे अच्छा लोकतंत्र होगा कि 10,000 वाले राज्य में अच्छा होगा? एक ही राज्य जहाँ पे एक भी राज्य नहीं, वहां पे होगा। पूरे राष्ट्र का एक लोकतंत्र होगा, वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। कोई दल नहीं होगा। जब एक ही राज्य है, पूरे एक ही राष्ट्र है, तो कोई दल नहीं होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी, शासन मुक्त समाज बनता जाता है,
तो शायद ही दल युक्त होगा, इसमें दल ही नहीं होगा, स्टेट ही नहीं है। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी का यही मूल सिद्धांत है, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी हमको लगता है कि जो है मतलब दिमाग पगला गया है ना, बुद्धिहीन हो गया है वो सब। चलिए, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के होंगे। मान लीजिए विधानसभा का विघटन हो गया तो फिर से हो जाएंगे भाई 3 या 4 महीना में, 6 महीना में या वर्ष भर में तो चुनाव होंगे, जो जो वर्तमान में जो कानून उसके अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। सही बात है, अगर मान लीजिए विधानसभा का विघटन हो गया तो संभावना क्या है सॉरी, कि जो वर्तमान में जो कानून है उसके अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसे कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। अगर ऐसा ही हो, पुनर्निर्वाचन पहले के कानून से ही हो, फिर से निर्वाचन पहले जैसा कानून पे होगा, तो विधानसभा के विघटन से लाभ क्या हुआ बताओ। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। जो पूछता है ना क्या लाभ होता है विधानसभा के विघटन से, तो उसका उत्तर मैंने बहुत दिया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कुछ ही लोग समझा है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। वाह, देखिए क्या होता है, जैसे आप कोनो काम करिएगा ना तो आपको जो है ताना मारेंगे लोग, ओ क्या कर रहे हैं आजकल, सुन रहे हो तुम बहुत कमा रहे हैं, करोड़पति बन गए, एकदम ताना जानबूझ के मारेगा। यही बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण को, बोलेंगे ओ जयप्रकाश जी इस बार क्या हो रहा है, कैसा चुनाव का कैसा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। सही बात है भाई। देखिए मान लीजिए जो पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, पूरा एक समता समान स्तर पे हुआ, कोई घूस नहीं, घूस खसोट नहीं, एकदम पूरे क्या बोलते हैं बिना पैसे लिए चुनाव होगा उसमें, और जो घूस खा के चुनाव होगा उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, काम भी नहीं करेगा, बाद में आपको ही लूटेंगे, जो घूस लेके जीतेंगे सो घूस दे के जीतेंगे। इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। सही बात है, अच्छा बात लोगों को समझ में नहीं आता है, बुरा बात कहिए 2 मिनट में समझ जाएंगे। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा यह विकल्प है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू कर देंगे। नहीं समझे बात क्या बोल रहा है। अगर मैं कह दूं क्या कि मैं एक नया पार्टी शुरू करूंगा, रे नया पार्टी बनाऊंगा, तो सब बोलेगा ओहो देखो ये जो है अपने पार्टी बनाना चाह रहा है, ये मंत्री बनना चाह रहा है, ले है यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्र और जनता का आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। नहीं समझे बात। अगर मैं बोल दूं यह बात, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि मैं एक नया राजनीति पार्टी बनाऊंगा, बोलेगा अच्छा समझ गया, तुम जो है आदमी सबको, धिया पुता को, छात्रों को मिला के, जनता को आंदोलन करवा के अपना सत्ता लेना चाहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं था। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम ही होती है या नहीं होती। बताओ तो क्या है मेरा कहना, तो मेरा कहना क्या है, मैं कह रहा हूँ संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे। क्या करे, अपना चुनाव में मतदान करे, चुनाव में मतदान करे। परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ होती है और न स्वतंत्र होती है। आपको पैसा दे के जबरदस्ती वोट लिया जाता है। कुछ स्वच्छता की बात नहीं होती है, अपने मन से नहीं दे सकते हैं, पैसा दिया है मेरे में दो, नहीं तो मार देंगे, गोली चला देंगे, सर पे फोड़ देंगे हैं। न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। देखते हैं कभी भाई गाँव में मुखिया रहता है, वो तो उस पर नहीं अंकुश रहता है, तो प्रधानमंत्री की दूर की बात है। अभी तो ठीक है, सुधरी है स्थिति, लेकिन आज भी गांव में कभी आइएगा, गांव का जो मुखिया सरपंच होता है ना, एकदम दादागिरी झाड़ेगा, कोई काम नहीं करेगा, जितना ही फंड आएगा अपने पर्सनल काम में यूज कर लेता है। ठीक है, मतदाताओं का कोई हाथ नहीं होता है, मतलब मतदाताओं को हाथ रहता है, कोई हाथ नहीं रहता है, पैसा दिया उसमें ही वोट देंगे। मैं इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपना देश पिछड़ा हुआ है, अपना देश कैसा है, पिछड़ा हुआ है, अपना देश पिछड़ा हुआ है। इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है,
बताओ भाई साहब, अपना देश कैसे पिछड़ा है? जब लोकतंत्र है तो कैसे पिछड़ा रहेगा? विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिका का रोल होता है, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। क्या सब नितांत अभाव है? मतलब भारत में क्यों कमजोर है, विकास विकसित क्यों नहीं बन रहा है? तो देखिए, इसलिए क्या बोलते हैं पिछड़ा है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक समाज, जो विकसित लोकतांत्रिक, उसमें क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां, जैसे जनमत पूरा लोग एक मत बना के रखता है, स्वतंत्र और साहसी प्रेस कोई सरकार का क्या बोलते हैं चापलूसी नहीं करेगा। आज का प्रेस देख लिया, भारत का प्रेस 400 पार गिनती हुआ कि नहीं कि 400 पार? बताओ, अब 400 पार के 300 पार भी नहीं हुआ। ये सब क्या है, चापलूसी ना हुआ? शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ क्या है, नितांत अभाव है। जनता और शासन के बीच की संरचना एकदम पूरा क्या है, बेकार है। कोई ना जनता का सुनता है, जनता का कुछ सुनता ही नहीं है। जनता का क्या कोई सुनेगा? यहाँ छोटा से छोटा अफसर भी बन जाता है, सरपंच नहीं सुनता है तो फिर दूसरा का तो बातें छोड़। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना होता है, का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं, मतदान कर देंगे, ले पैसा दिया जो इसमें कर देंगे, और उसके बाद तो कुछ नहीं करता, न उसको अपने प्रतिनिधि पर अंकुश रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल मंत्री रेल मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। चाहे रेल मंत्री हो, सड़क मंत्री हो, सबके सब क्या स्वच्छंद अपनी मर्जी से कुछ करेंगे। जनता को थोड़े ना कुछ कर रहा है, पैसा देके वोट लिया है, मारेंगे सीधे, बोलेंगे तुम फ्री में वोट दिया है रे, पैसा देके दिया, चुपचाप बैठे रहो वहां पे है। जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाते हैं। चलिए, नेता का काम क्या है, भय। बंदूक लेके आएगा, रे रबिया अगर तू हमरा में वोट नहीं दिली तो गोली मार के मार देबो, तोरा पेट फोड़ देबो। जाति पे सबसे बड़ा देखिए जाति होता है, बिहार में जाति जनगणना कराएगा, ये जाति बहुत है, वोट दो रहे हम लोग में, ये जाति है, कुछ भी रहेगा अपना जाति बदलवा लेगा जो ज्यादा जाति वाला है। बल का प्रयोग किया जाता है, झूठ बोलेगा भाई, सबसे बड़ी तो झूठ। हम जो है भाइयों बहनों, तुम्हारे गांव में प्लेन चलवा देंगे, भले ही जगह रहे ना रहे, प्लेन चला देंगे, पुले बना के पुल्ला पे रेल चला देंगे बिना पटरी के। भाई साहब बोलेगा तुमको हम घर बना देंगे 25 मंजिला, एक आदमी को, हर एक आदमी को 25 मंजिला घर बनाएंगे। ऐसा झूठ बोलेगा जिसको विश्वास करना तो दूर की बात है, मतलब कुछ होना नहीं उससे। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, वो आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। समझ गया? तो इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता, उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, नहीं सही आदमी को वोट दे सके, तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रख सके। आचरण नहीं, इसका आचरण कैसा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबसे अच्छे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। ठीक है, तो एक तो यह है, चलिए एक सुझाव क्या है, ध्यान सुनिए। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो, क्या हो, विधानसभा का अगला चुनाव हो, तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। देखिए क्या अच्छा राय है कि जो हमारी संघर्ष समिति है ना, बहुत लोग है उसमें, छात्र संघर्ष समिति है, जन संघर्ष समिति है ना, तो सब आदमी एकजुट हो जाए, एक जगह मिले, अपना राय बनाए कि किसको हम खड़ा करें, किसको मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा, किसको मुखिया पद के लिए, जो भी हो, मतलब जो भी पद के लिए हो, किसको खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करें। मान लीजिए 10 है, 10 को बोला कि हम खड़ाओगे, तो सब अपना क्या बोलते हैं विचार से उसको क्या करो, मान्य करो कि किसी को हम खड़ा करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। सिर्फ एक होना चाहिए भाई, 10 को खड़ा करने के लिए एक को बनाओ। इस प्रकार के चुनाव में जनता के एक बहुत बड़ा पार्ट अदा होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समिति उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी।
क्योंकि वही सब बात करके खड़ा है तो सब आदमी उसी को वोट देगा तो जीतेगा भी, है ना, अपना उसका बात भी मानेगा, क्योंकि हम तुमको मिल के वोट दिया है तो हमको बात मानना पड़ेगा, हमारा बात। दूसरी बात यह है कि जो भी बार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा, अमुक मतलब किसी भी चुनाव क्षेत्र से, उसके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। मतलब भावी जो आने वाला काम होगा, भाई जीतेगा तो काम तो करेगा, उस पर किसका निगरानी रहेगा, तो संघर्ष समितियां का। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको कान पकड़ के मारेंगे, कान में भगा देंगे सीधे, ना उनको इस्तीफा देने को बात। कुछ नहीं देखना है भाई, तुमको हम बनाए हैं तो तुमको हम हटा सकते हैं, जनता अगर बनाती है तो हटा भी सकती है, बशर्ते उसके हाथ में शिक्षा रहना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और अच्छा डिसीजन होना चाहिए, सब एक साथ होना चाहिए। इस प्रकार जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद नहीं रह पाए, उच्छृंखल में उदंड वाला की समान नहीं रह पाएगा। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, ध्यान सुनिएगा। जो संघर्ष समितियां है उनका काम केवल सॉरी सर्दी है थोड़ा, शासन से संघर्ष नहीं करना है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनिति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार की जो घुसखोरी चलती है, उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी तरीके से उन क्या बोलते हैं अपना जमीन हड़प लिया छोटे गरीबों का, उनका विरोध ये समितियां करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकी। क्या देखते हैं एक भी कमेटी रहता है, एक भी कमेटी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो ये होता है संपूर्ण क्रांति खत्म, ठीक है। और अभ्यास में है, क्वेश्चन बना के लेगा, देखिए बोल रहा है आंदोलन के नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण क्या विचार थे, न वे किस शर्त पर स्वीकार, सब बताए हैं। फिर है जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन अमेरिका प्रवास का परिचय दे, कैसे गए थे, क्या क्या किए। फिर जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुआ, अभी बताए थे कार्ल मार्क्स वाला, क्यों नहीं शामिल हुआ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी में बताया गया था, कम्युनिस्ट का जो क्या बोलते हैं मॉडल था, क्या कहता था कि गुलाम देश के जो लोग हैं उसको अपने स्वाधीनता संग्राम से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये सब बनने वाला क्वेश्चन, ये सब के सब बनने वाला क्वेश्चन है। आप क्या करिएगा, आप बनाइएगा, देखिएगा बना के, नहीं बनेगा तो हम इसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। इसका पहला भाग मैंने पहले करा दिया है, ये क्या है इसका दूसरा भाग है। तो संपूर्ण क्रांति यहीं पे खत्म होता है। क्या बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।